सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सीमल हाशमी और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर तगड़ा, रुपए को फिर रगड़ा। इंटरबैंक में 58 पैसे महंगा हो गया। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 177 रुपए का हो गया है। 7 माह में अगर बात करें तो अमरीकी करेंसी की कदर 24 रुपए 72 पैसे बढ़ी है, जबकि मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक के ज़खायर 24.38 से कम होकर सिर्फ 16 अरब डॉलर रह गए हैं। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है जी। डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया और डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। 177 रुपए का हो गया है। 7 माह में अमरीकी करेंसी की कदर 24 रुपए 72 पैसे बढ़ी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक के ज़खायर 24.38 से कम होकर 16 अरब डॉलर्स रह गए हैं। जुलाई से नवंबर तक तिजारती खजाने की बात करें तो 20 अरब 59 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में तिजारती खजाने में 111.74% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर तक 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स की बरामदात की गई और इस दौरान दरामदात का हुजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रहा। 5 माह में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दरामदात में 69.17% इजाफा हुआ। नवंबर 2021 में 2 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की बरामदात की गई। नवंबर 2021 में 7 अरब 84 करोड़ डॉलर्स की दरामदात हुई हैं। नवंबर 2021 में तजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर्स रहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो दरामदात का हुजम है वो 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा है, जबकि 5 माह में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ है। और अभी आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। FBR ने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टीज़ की नई कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। 38 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमतों में औसत 10 से 15% का इजाफा किया गया। कई इलाकों में प्रॉपर्टीज़ की कीमत में 100% भी इजाफा हुआ है। कराची की जायदादों की वैल्यूएशन का जिक्र करें तो वहाँ भी इजाफा हो गया है। नई वैल्यूएशन के तहत रिहायशी इमारत की कीमत में 25% इजाफा हुआ है। नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे तज्जियाकार और इसके साथ साथ हमारे साथ साबिक मेंबर FBR रहमतुल्लाह वजीर, सदर DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन अबू बकर भट्टी और माहिर मुआशियात फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे रहमतुल्लाह साहब का। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। टैक्सेस कम करके आम आदमी के लिए घर की अवेलेबिलिटी आसान बनाना काम था, लेकिन यहाँ पर तो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। कैसा देख रहे हैं आप इसको? 2016 में प्रॉपर्टीज में जो इजाफा हुआ था उसके बाद ये था कि ये 10% का इजाफा होता जाएगा, 10 से 15%, लेकिन हर साल ये अब इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में तो 100% और कुछ में तो उससे भी ज्यादा इजाफा किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये शायद IMF की कंडीशनैलिटी है, क्योंकि ये जो कर्जा जनवरी में मिल रहा है उससे पहले ये स्टेप भी लिया गया है और एक कोई और मिनी बजट का कोई एक सेल्टेक के खासकर जो विड्रा कर रहे हैं एग्जाम्पशंस को, तो मैं समझता हूँ ये उसका हिस्सा है। दूसरी ये कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, क्योंकि जो नॉर्मल रेट है 10 से 15 कुछ इलाकों में तो क्या है, लेकिन कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा इजाफा है। इस तरह अचानक इस आरोप करना और स्टेक होल्डर को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है उस पर नेगेटिव असर। रहमतुल्लाह वजीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुक करेंगे सदर DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन अबू बकर भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर भट्टी साहब, महंगाई से पहले ही आवाम की चीखें निकल रही हैं। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाना मईशत पर कितना नेगेटिव असर डालेगा? हमेशा से ही ऐसे गलत पॉलिसीज की वजह से ही जो है वो जो कंट्रीज होते हैं वो बर्बाद होते हैं, उनका सिस्टम जो है वो तबाह बर्बादी की तरफ जाता है।
جس طرح کہ ابھی راتوں رات جو ہے وہ FBR کی ویلیو کو چینج کر دیا گیا، نہ صرف چینج کر دیا گیا بلکہ ابھی کو 400 ٹائم اس کو بڑھا دیا گیا، اور ان کی اصل فیئر مارکیٹ ویلیو بھی وہ نہیں ہے، اس سے بھی 3 گنا بڑھا دیا گیا۔ میری یہ گزارش ہے حکومت بالا سے کہ آپ FATF کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کو اپنے جو ہے وہ لوکل جو چیزیں ہمارے یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں اتنا پریشر ان کا گورنمنٹ کو نہیں لینا چاہیے، پہلے اپنے یہاں پہ گراؤنڈ ریلیٹیو دیکھنا چاہیے۔ گراؤنڈ ریلیٹیو یہ ہے کہ آپ فیئر مارکیٹ ویلیو کو بھی لے جائیں تو ٹیکسز کی ریشو کم کر کے آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ تباہی سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کنسٹرکشن سے لے اور کنسٹرکشن کے اندر کم از کم 45 سے 50 جو ہے وہ انڈسٹریز چل رہی تھی، بہترین کام پورے ملک میں، اور ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی غلط اس پالیسی کی وجہ سے نہ صرف کنسٹرکشن رکے گی، گھر بننا تو دور کی بات ہے، ہر وہ چیز رک جائے گی جو ایک گھر میں اینٹ سے لے کے تو جو ہے وہ فنیشنگ تک جو استعمال ہوتی ہے، اور کم از کم یہ 50 کے قریب انڈسٹریز ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر کے سڑکوں پہ آئے گے اگلے 2-4 دن میں جو نظر آ رہی ہے۔ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ گھر بنانا تو اب بہت دور کی بات رہ گئی ہے۔ فرحان بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بخاری صاحب، معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ اور گورنمنٹ کا تو فوکس تھا اس سیکٹر پر، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فوکس بھی اب کم ہو رہا ہے۔ جی، یہ جو اقدامات مختلف اقدامات ہو رہے ہیں اور ان میں پراپرٹی کا معاملہ بھی شامل ہے، اس کی وجہ یا اس کی بنیاد IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کے تحت حکومت پاکستان نے کچھ 600 ارب روپے کے منی بجٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سخت اور کڑی شرائط اس لیے عوام پہ ڈالی جا رہی ہیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ایک دفعہ پھر بحال ہو سکے۔ $1 ارب کی رقم ہے جو کہ 170-175 ارب روپیہ بنتی ہے، یہ IMF سے لینا ہے، اور اس کے لیے حکومت بھاگ دوڑ بھی کر رہی ہے، کوششیں بھی کر رہی ہے، اور یہ بدقسمتی سے اتنی جلد بازی میں سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں، اس میں یہ پراپرٹیز کا معاملہ بھی شامل ہے اور بھی معاملات ہیں۔ نتیجتاً لگتا یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو کام ہوتے ہیں ان کے پھر اثرات یا ان کے نتائج ضروری نہیں کہ اچھے ہوں، ملک و قوم کے لیے بھی اور کیا حکومت کے لیے بھی اچھے ہوں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ گورنمنٹ ابھی تک کسی بھی سیکٹر میں عوام کو ریلیف فراہم نہیں کر سکی، اپنے گھر کا خواب دکھا کر ایسی کڑی شکایات لگا دینا کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جو جن وعدوں پہ یہ آئی ہے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ جا رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ ان 3.5 سالوں میں انہوں نے جو اس ملک کی تباہی کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کی ہے، یہ پچھلے 70 سال کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا۔ 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو اس دور حکومت میں ہوئی ہے۔ پھر آپ ان کے روزگار کی اگر بات کریں، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، الٹا جو ہے وہ لوگوں کو روزگار سے ان سے چھینا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو بھی روزگار سے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو۔ انکروچمنٹ کے نام پہ غریب لوگوں کی جو ہے وہ تباہی کی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں یہ جو نیا ایک انہوں نے بم گرایا ہے عوام کے اوپر، کیا چیز آج تک انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے ایک چیز بتا دیں جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کی ہو، سوائے عوام کو اذیت دینے کے انہوں نے کوئی چیز۔ تو یہ ملک کو جو ہے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ ملک چلانے کے۔ جب آپ ایسے نااہل اور نالائق لوگوں کو مسلط کریں گے اس ملک پر تو یہ جی فیصل صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ریلیف دینے کے بجائے الٹا عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہمارے بزنس انچارج رپورٹر اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں یہ شرائط ہیں کیا اور اس کے تحت کتنا اثر پڑے گا پراپرٹی کی قیمتوں پر۔ جی اشرف۔ جی اگر دیکھا جائے FBR کی جو ویلیویشن ہے، خاص طور سے کراچی کی بات کریں، جو فلیٹس ہیں 1 فلور سے زائد کی جیسی بات ہے، فی فلور 25% جو ہے ویلیویشن FBR نے اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گھر ہے اس میں کوئی اضافی روم جیسے چھت پہ کوئی بنا لیتے ہیں 1 روم یا 2 روم، اس کے اوپر بھی ٹیکس اب اس میں عائد کر دیا گیا ہے، وہ اضافی ٹیکس دینا ہوگا۔ اور ساتھ میں جو ویلیویشن ہے، جتنا کورڈ ایریا ہوگا فی مربع گز کے حساب سے اگر بات کریں تو تمام جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر یہاں پہ جو اس میں FBR میں جو بتایا گیا ہے کہ جو بلڈ اپ پراپرٹی ہے اس میں کیٹیگری 1 2 3 4 میں جو ہے 13,500 فی اسکوائر فٹ جو ہے اس کا اضافہ کیا۔ اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ کوئی اگر گھر ہے کراچی میں، اگر ہم 120 گز کی بھی بات کریں اور اس پہ گراؤنڈ +1
भी बनता है तो उस पर 13,500 रुपये स्क्वायर फीट का जो वैल्यूएशन अगर बढ़ती है तो जितनी वैल्यूएशन बढ़ती है उतने ही टैक्स बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम देखें 25% अगर जो वैल्यूएशन में इजाफा किया तो जो टैक्सेस हैं अदर टैक्सेस FBR के वो भी 25% बढ़ जाएंगे। अगर 40 लाख का घर था वो 50 लाख की वैल्यूएशन हो गई तो 10 लाख पे जो इजाफी टैक्स देना होगा आवाम को वो 25% का बोझ आवाम की जेब पर आएगा। जो आवाम अपने नाम से मुंतकिल करते हैं और कोई जायदाद बेच रहे हैं और कोई दूसरी चीज खरीद रहे हैं तो उसमें FBR की आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन आवाम पे जो बोझ है वो इजाफी बोझ जो है 25% का आवाम पर बोझ पड़ेगा। अशरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका और आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, FBR के इस डिसीजन से की इस इकदाम से मुल्क के 40 बड़े शहरों के लिए प्रॉपर्टी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। रुख करें अगर शहरी इक़्तिदार का तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने से डीलर्स और खरीदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि FBR की पॉलिसी से कारोबार तबाह हो जाएगा। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताइएगा, इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी डीलर्स और खरीदारों का क्या कहना है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुल्क के 40 बड़े शहरों के लिए प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन मुकर्रर की गई है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतों में कई गुना तक इजाफा किया गया है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में तकरीबन 100% तक का इजाफा किया गया है और वफाकी दौरान हुकूमत इस्लामाबाद के जो पोश सेक्टर हैं अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर फी मुरब्बा गज के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है। FBR की जानिब से जो नया वैल्यूएशन टेबल मुकर्रर जारी किया गया है इसके ऊपर इस्लामाबाद की जो बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स हैं और प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि FBR ने ये कीमतें जारी करने से पहले उनके साथ किसी किस्म की कोई जो मुशावरत है वो नहीं की और हो सकता है कि इन नई कीमतों की वजह से जो प्रॉपर्टी का कारोबार है वो ठप होकर रह जाए क्योंकि लोगों के पास ऐसी इतने पैसे नहीं है कि वो इस ख़ासतौर पर हकीकी मार्केट वैल्यू के ऊपर आकर अपना टैक्स अदा करें। जी वकास आपका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको हैदराबाद लिए चलेंगे जहां पर MQM के रहनुमा रैली से खिताब कर रहे हैं। हुकूमत का एहतसाब करें और पाकिस्तान बनाने वालों और पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को इंसाफ दिलवाएं और हमने ये तय कर लिया है कि अब ये इस जालिमाना निज़ाम और इस जालिमाना हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो ये अलमे जद्दोजहद बुलंद किया है ये नहीं रुकेगा, ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। आज हमारा ये एहतजाज बल्दिया के मुलाजमीन के साथ मिलकर आज बल्दिया की इमारत के बाहर, बल्दिया के हेड ऑफिस के बाहर है, लेकिन अब ये एहतजाज हैदराबाद की सड़कों, मोहल्लों, गलियों फैलेगा और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं सिंध के तमाम शहरों में और कराची में अब ये गलियों फैलेगा और अब MQM और ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें अपने ऊपर होने वाली तमाम नाइंसाफियों। MQM की रैली जारी है तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिल्डिंगों के अंदर नहीं आते थे, बाहर ही अपने दिसंबर मनाया करते थे और हम इनके साथ जाके बैठते थे और वो फिर एसोसिएशन जो सारी इधर इदारे हैं, मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि तकरीबन हर एक के साथ यहाँ जो हम सारे आज हमारे पार्टनर्स हैं, मेहमान हैं, आइडरू, दारुल सुकून, डेफ रीच, KVTC, नाउ PDP, स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान, DWA, IPMR, FECF, तकरीबन हर एक के साथ और कुछ नए भी आज दोस्त मुझे मिले इसलिए कि नए आज और दोस्त बनेंगे इंशाल्लाह मेरे आज के बाद, उनके साथ काम करने का मौका मिला और जहाँ भी गया मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं और जहाँ भी गया हूँ और आज भी इधर
कुछ सीख के ही निकला हूँ और इंशाल्लाह ताला ये सीखने की जारी रहेगी मेरी कोशिश आप लोगों से। इस ख़ास तौर पे आज का जो थीम है ये यूएन का सेलिब्रेटेड डे है और आज इस साल की जो थीम है कि जी पोस्ट कोविड इंक्लूसिविटी स्पेशल डिफरेंट डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को कैसे इंक्लूड किया जाए। मुझे इस वक्त थोड़ा याद भी आता है, इधर मेरे दारुल सुकून के दोस्त बैठे हैं सारे। कोविड में हमने पिछले साल सिस्टर रूथ लुइस हमसे जुदा हो गई थी, जिनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी दारुल सुकून में, उनको भी याद करते हैं। बट वो अपने साथ ऐसा इदारा छोड़ के गई हैं कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध के साथ मिलकर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी इदारे थे, हैंड्स का मैं नाम सॉरी भूल गया मैं, इधर जहन से निकल गया था। जैसे मैंने कहा कि आप हुकूमत सिंध को हर वक्त अपना पार्टनर समझें। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सादिक को जब ये पोर्टफोलियो दिया था, सादिक वॉजंट टू श्योर, मुझे याद है पहले दिन जब मेरे पास आया तो कहने लगा कि जी इधर मैं क्या करूँगा। मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं इधर आप क्या नहीं कर सकते। मैंने बीच में एक बार आई थॉट, लेकिन मेरी मसरूफियात इतनी थी कि मैं ये पोर्टफोलियो अपने पास रखूं, और मैंने कहा भी था कि जी आई वांट टू कीप दिस विद माई सेल्फ, लेकिन जितना टाइम इसको देना, मैं खाली चीफ मिनिस्ट्री में इतना काम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएंगे फवाद चौधरी के बाद अब आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली है। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीरी माफीनामा इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़कर सुनाया, जिस पर मेंबर सिंध निसार दौरानी ने कहा कि आजम सवाती को पेश होकर माफी मांगना पड़ेगी। तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आदम सवाती को 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध ने कहा कि फवाद चौधरी के मुआफ़ीनामे पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सवात में आबाई रिहाइश गाह हासिल करने का फैसला कर लिया है। घर को म्यूजियम में तब्दील किए जाने का इम्कान है। म्यूजियम डिपार्टमेंट ने लेटर भी इस बारे जारी कर दिया है, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वज़ीर आज़म को तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ से मुतल्लिक केस की समाअत भी कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि इस हवाले से अदालत ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सवात में आबाई रिहाइश गाह हासिल करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे और मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म दिया है। अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया है। अदालत का एम टैग की खरीदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथ बनाने का हुक्म भी सामने आया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि एम टैग के बगैर गाड़ियाँ स्मोक पैदा करने का सबसे बड़ा सबब हैं। और आपको बताएं रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा और सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 10:29 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे लगेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 2:37 पर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। कुछ बात करेंगे फजाई आलूदगी की, तो शहर कायद में हवा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई है। अगर मास्क ना लगाया तो शहरी दमे के मरज में भी मुब्तला हो सकते हैं। मुआलिजीन ने खबरदार कर दिया है और आए रोज सांस की बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। रबिया खान से जानते हैं जो इस वक्त एक डॉक्टर के साथ मौजूद हैं। रबिया खान, बताइएगा।
جی بالکل، کراچی میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی شرح جو ہے وہ 165 سے تجاوز کر گئی ہے. درجہ بندی کے مطابق اگر شرح 151 سے زائد ہو تو وہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہوا جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. جو پولیوشن ہوتی ہے نا وہ صرف ایئر پولیوشن نہیں ہے، یہ بہت ساری اس کی ٹائپس ہیں. ایئر پولیوشن ہے، واٹر پولیوشن ہے، اور اس کے ساتھ آپ نوائز پولیوشن ہے. کراچی اور جتنے بھی پورا پاکستان ہے آج کل جو پرابلم فیس کر رہا ہے وہ نوائز پولیوشن بھی بہت ہے، ایئر پولیوشن بھی ہے. لیکن ایئر پولیوشن میں یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ویسٹیج ہمارا ہو رہا ہے اسی سے وہ ایئر میں آتا ہے اور وہ بہت افیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ان کی امیونٹی کم ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ پولیوشن آپ کی پولیوٹیڈ نہ ہو، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کلیئر ہو. اگر آپ خود کی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں اور کوشش کریں کہ آلودہ ہوا میں جو ہے وہ زیادہ باہر نہ نکلیں. جی اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.